आज अपन अगले भाग का अध्ययन करेंगे यानी तकनीक की भूमिका। तो देखिए तकनीक की भूमिका किस तरह यहाँ होती है कि इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही है। यानी तकनीक में रेलवे है, भाप के इंजन है, यानी भाप के जहाज है, टेलीग्राफ है, ये सभी तकनीक के बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। यानी रेलवे का विकास हुआ था, भाप के जहाज भी बनने लगे थे। तो इस तरह टेलीग्राफ है, इस तकनीक में काफ़ी बदलाव हो रहे थे। इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो 19वीं सदी में ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन था और तकनीकी प्रगति अवसर चौतरफा चारों तरफ यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम थे। तो सामाजिक में बदलाव हुआ था, राजनीति में बदलाव हुआ था, आर्थिक कारकों में भी क्या है बदलाव हुआ था। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए थे। यानी औपनिक जो ये शब्द है ना औपनिवेशीकरण, तो औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है औपनिवेशीकरण की, सीधी सी परिभाषा है, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभुत्व के कारण, मतलब जैसे अंग्रेज है वो भारत में राज कर रहे थे तो प्रभुत्व किसका था, अंग्रेजों को था। तो यहाँ पर क्या जिसके कारण राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, यानी और संस्कृति में जो भी परिवर्तन आता है वो औपनिवेशीकरण कहलाता है। अब देखो परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए थे और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ियां भी बनी और बोगियों का भार कम किया गया था। बोगी मतलब ट्रेन वाली जो होते हैं ना डिब्बे, उनका जो भार है वो कम किया गया था। और जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचा सके। किसी भी उत्पाद को खेतों तक दूर दूर बाज़ारों में कम लागत पर वहाँ पर आसानी से पहुंचाया जा सके ताकि अंग्रेज़ों को कच्चा माल मिल सके। आगे तक अपन बात करते हैं कि ये आपको एक बार तस्वीर दिखाई, एक बार पढ़ लीजिए, अपन फिर देखेंगे तस्वीर को। देखो यानी अपने बात करते हैं, देखिए एक बार ये बीच में क्या गया कि मांस उत्पादों के व्यापार से, तो यहाँ पर क्या होता है मांस उत्पादकों के व्यापार प्रक्रिया में अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप के मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। तो 1870 के दशक की बात करें तो अमेरिका से यूरोप यानी मांस निर्यात नहीं किया जाता। निर्यात का मतलब है किसी जैसे भारत है, भारत अगर इंग्लैंड में कोई वस्तु भेज रहा है तो वो निर्यात कहलाएगा, और किसी वस्तु को जैसे भारत में मंगवाना वो आयात कहलाता है। यानी सीधा सा करता है कि आयात अज्या, और निर्यात का मतलब देश से दूसरे देश चला जाना। इस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। तो देखो जिंदा जानवर बेचते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। मांस नहीं बेचते थे काट करके अमेरिका अमेरिका से, है ना, सीधा जानवर ही भेज दिया जाता। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे। तो जिंदा जानवर है वो रास्ते में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था, वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, ये महंगा पड़ जाता था। जानवर बेचते थे, कुछ मर जाते कुछ पतले पड़ जाते और इसके कारण ये सौदा काफ़ी महंगा हो जाता। और यूरोप के गरीबों की पहुंच से ये बाहर था। तो मांस है यूरोप के गरीब लोगों तक ये नहीं पहुंच पाता था क्योंकि काफ़ी महंगा हो जाता था ये। अब देखो इसमें दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता है। तो ज़्यादा अगर अपन बात करते तो यानी कीमत ज़्यादा रहेगी तो सब लोग नहीं खरीद पाएंगे।
नई तकनीक आने पर ये स्थिति बदल गई और पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता। अब देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन है वो लगा दी गई, जैसे फ्रिज होते हैं ना इसी तरह। तो रेफ्रिजरेशन की तकनीक लगा दी, जिसके कारण है कोई मांस है, कोई जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, वो खराब नहीं होती थी। इस नई तकनीक का ये था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मांस है वो ले जाने के लिए रेफ्रिजरेशन का तकनीक का यहाँ प्रयोग किया गया था, ताकि वो खराब नहीं हो। अब देखो आगे क्या होता है कि इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले यानी मारा जाने लगा। पहले तो क्या है कि पूरे जानवर को ये जिंदा ही भेजा जाता, अब वो मार करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। अब इस तकनीक आने के बाद में क्या है, मांस भेजा जाने लगा था, जिसकी जगह पहले क्या भेजते थे, जिंदा जानवर भेजते थे। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाले खर्च कम हो गया था, बल्कि यूरोप में मांस के दामों में गिरावट आ गई। धीरे धीरे मांस के दामों में गिरावट आ गई यूरोप में, और यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्वक खुराक मिलने लगी। अब यूरोप के गरीब लोगों तक ये मांस पहुंचने लग गया था। पहले इनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड ही होते थे, ब्रेड का मतलब रोटी, तो केवल आलू रोटी मिलती थी गरीब लोगों को। अब ये प्रोटीन युक्त ये मांस पहुंचने लग गया था। अब बहुत सारे लोग भोजन में मांसाहार यानी मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए थे, तो भोजन में मांसाहार, मक्खन और अंडे भी खाने लगे थे, और जीवन स्थिति सुधरी, तो देश में शांति स्थापित होने लगी थी, और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। अब देश में क्या है, जो साम्राज्यवादी का मतलब कहता है कि अपने सीमा का विस्तार करना, अपने देश का है ज़्यादा विस्तार बढ़ाना, तो उनको समर्थन देने लगे थे। अब देखो ये चित्र अपन देख लेते हैं, पीछे गया ना, ये देखो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। यहाँ देखो कुछ पशु व्यक्ति इस तरह खड़े हैं कि ये इसमें क्या दिखाना चाहता है, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार है, ये 1851 में लिस्टेड लंदन की न्यूज़ है कि मेलों में किसान, देखिए पढ़ लीजिए इनको, कि मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे, जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड की लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में यानी स्मिथफील्ड की पास एक विशाल मुर्गी यानी मांस बाजार खोला गया था, और जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थी। तो मांस के रेलवे लाइनें भी देखो यहाँ से जाती थी। तो इस तरह का ये पशु बाजार है वो लगता था, इसमें कोई खास नहीं है। देखिए अब देखो ये एक चित्र और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या दे रखा है कि मांस के अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। तो ये देखो मांस का निर्यात अभी संभव उपाय जहाज़ों को ठंडा रखने के लिए व्यवस्था कर ली। जो अपन पढ़ा ना, ये देखो रेफ्री, ये जो तकनीक आई ना नई, अपन देखो रेफ्रिजरेशन, ये अपन पढ़ा, देखो ये आपको इस तकनीक की वजह से क्या है, मांस खराब नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ठंडा रखने के लिए व्यवस्था, ये तकनीक स्थापित कर दी गई थी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की। 19वीं सदी में आखिर है उपनिवेशवाद की अपने बात करते हैं। तो पहले तो देखो अपने इस उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। उपनिवेशवाद का ये अर्थ है, जब कोई विकसित देश किसी अल्प विकसित देश में पूंजी का निवेश करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी जब कोई विकसित देश, जैसे ब्रिटेन विकसित देश था, तो अल्प का मतलब कमजोर, तो कमजोर विकसित देश, तो जैसे भारत उस समय अल्प विकसित देश था, तो उसने क्या है कि भारत पर पूंजी लगाई और वहाँ पर व्यापार स्थापित किया। इसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। तो सीधी सी परिभाषा उपनिवेशवाद की कि जब कोई विकसित देश किसी अल्प विकसित देश में पूंजी का निवेश करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखो एक शब्द यहाँ और भी है, उपनिवेश, ये शब्द आया ना, उपनिवेश यानी
एक शब्द है इसमें उपनिवेश, ये था उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश का मतलब क्या है? उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे उपनिवेशिक कहलाते हैं। यानी उपनिवेश, जैसे भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ये आ गया आपका उपनिवेश की परिभाषा। अब देखो अपन क्या होता है, 19वीं सदी के आखिरी का मतलब क्या है? 1890 के आसपास की बात है, 19वीं सदी आखिरी भी आ जाएगा ना। अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा था। व्यापार बढ़ा, बाजार अपने आप ही बढ़ेगा। ये केवल फैलते व्यापार संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम ये हुआ कि दुनिया बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। तो व्यापार में इजाफा हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था की निकटता बढ़ी, अर्थव्यवस्था है दूसरे देशों से जुड़ा था। इसका परिणाम क्या निकला है कि दुनिया बहुत सारी भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। अब ठीक है, ये अर्थव्यवस्था है विश्व से यानी विश्व के साथ संबंध जुड़े थे, लेकिन कारण क्या है? ये जो यानी लोगों की स्वतंत्रता, जो कमज़ोर देश थे उसकी स्वतंत्रता छीनने लगे थे। जैसे अंग्रेज थे वो स्वतंत्रता भारत की छीनने लगे थे। आजीविका के साधनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया, शोषण करने लगे थे। यहाँ से वो ब्रिटेन कच्चा माल भेजते थे, तो आजीविका के साधन वो छीनने लगे थे। अब 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप की, अब देखो इसमें यहाँ कर लेते हैं अपन, कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता आजीविका के साधन छीनने लगे और 19वीं सदी आखिरी दशकों में यूरोप की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समावित कर लिया गया था। अब देखो 19वीं सदी में क्या है, यूरोप की जो भी शक्तियाँ थी वो विजय तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, सामाजिक प्रभाव पड़ रहा था। पारिस्थितिक मतलब क्या है, जो पर्यावरण है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया। देखो ये शब्द है ना औपनिवेशिक, इसका अर्थ कहता है, क्या अर्थ होता है कि उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। यानी उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। जैसे यहाँ इंग्लैंड थी ना, इंग्लैंड है ना, वो अपन बात कह सकते हैं इंग्लैंड किसका शोषण कर रहे थे? भारत का, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक द्वारा, तो यानी उपनिवेश द्वारा, तो उपनिवेश यानी इंग्लैंड है वो भारत का शोषण कर रहे थे। उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होगी। तो वो होता है औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समावित कर लिया गया था। ये देखो परिभाषा यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से ना, ये लिखी हुई है मेरी ना। ये देखो कि जब कोई विकसित देश किसी अलग विकसित देश में पूंजी का निवेश करता है तो उपनिवेशवाद कहलाता है, और उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आप इसमें देख सकते हो। अब देखो आगे अपन बात करेंगे। देखो जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए और आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल ही सीधी लकीर जैसी है, मानो ये फुटा रख कर खींच गया। फुटा मतलब स्केल खींच करके जैसे कोई लाइन खींचते हैं। दुर्भाग्यवश ये हुआ भी था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी। देखो प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों के बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया। यानी इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार समझ लीजिए इसको, कि अफ्रीका उसमें काफ़ी गरीब देश था, आज भी वो ज़्यादा संपन्न नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतें, यानी यूरोपीय ताकतें जैसे अपन कह सकते हैं अंग्रेज है, पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है,
ये अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रयत्न की, अपन मैं ये इलाका ले लूँ, तो ये उसमें काफ़ी होड़ मची हुई थी। तो वो बंटवारा कर रहे थे गरीब देशों को, यानी अफ्रीका, क्योंकि ये कि काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप था, इस पर वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे यूरोपीय शक्तियाँ। 1885 में यूरोप की ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई थी। तो 1885 में यूरोप में जो ताकतवर देश थे उनकी बर्लिन, तो बर्लिन का है जर्मनी में, तो वहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींच कर उसको आपस में बांट लिया गया था। तो ये इनको क्या है कि बांट लिया गया था आपस में। अब देखो, अपन आगे बात करते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। तो 19वीं सदी आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने क्या है, विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि, अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। यानी ज़्यादातर अगर अपन इसकी बात करें ना, ब्रिटेन की, लगभग पूरे विश्व में उन्होंने 63 उपनिवेश बनाए थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस से सबसे ज़्यादा उन्होंने देशों पर कब्जा कर लिया था। बेल्जियम, जर्मनी नई औपनिवेशिक की ताकतों के रूप में सामने आए। धीरे धीरे बेल्जियम है, जर्मनी, ये भी औपनिवेशिक है ताकतों के रूप में सामने आए थे, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके थे और कुछ उपनिवेश पर देखो कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब देखो अमेरिका भाई पीछे क्यों रहता है फिर, है ना, कि 1890 की बात करें, आखिरी के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो भी औपनिवेशिक ताकत बन चुका था। वो भी क्या है, वो दूसरे देशों पर कब्जा करने की ताकत रखता था और करना स्टार्ट भी कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो आइए देखिए उपनिवेशवाद से, यानी उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। भाई अब देखो उपनिवेशवाद से क्या है, औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो अपन देखो एक चित्र यहाँ पर देख लीजिए, बेल्जियम का ये लाल रंग है, ब्रिटिश का, फ्रेंच का, ये जर्मनी, इतालवी का ये दे रखा। देखो अपन नक्शे को देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखो किताब में और ढंग से देख लेना उसमें, तो आप देख सकते हो ये भूमध्य सागर है। तो ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। और ये देखो आपको लाल सागर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अफ्रीका का यहाँ नज़दीक। और इस भूमध्य और लाल सागर को यहाँ जोड़ा गया है। ये आपका आगे काम का नहीं है। यहाँ पर सुएज नहर बनाई गई थी, इसके द्वारा सीधा रास्ता यहाँ ब्रिटेन वासी आने लगे थे। अब देखो स्पेनिश मोरको, मोरको है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, ये छोटे छोटे से देश है, लीबिया, फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका है, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका है, फ्रेंच सूडान है, स्पेनिश सारा है, रियोडी ओरो है। तो इस तरह ये देखो नाइजीरिया यहाँ पर है, अंगल मिस्र सूडान है। ये छोटे छोटे देश देखो अफ्रीका महाद्वीप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अब और इसमें देख सकते हैं आप, नीचे कर लेता हूँ मैं, किताब में और ढंग से देख लेना आप। इतालवी सोमालीलैंड है, कांगो संयुक्त राज्य यानी कांगो मुक्त राज्य, बेल्जियम कांगो, जर्मन पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर पुर्तगाली ने अधिकार कर लिया था। यानी जो शक्तियाँ जिस देश पर कब्जा कर लिया तो अपने नाम रख लिया, जैसे जर्मन पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ पर पुर्तगाली अफ्रीका है, मेडागास्कर ये द्वीप है, ये सबसे बड़ा वहाँ पर अफ्रीका का। और दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य है, उत्तरी रोडेशिया है, जर्मन, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका। तो इस तरह इन छोटे छोटे देशों पर ये यूरोपीय शक्तियाँ हैं, बेल्जियम है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, जर्मनी है, इतालवी है, पुर्तगाली है, स्पेनिश है, उन्होंने इन छोटे छोटे देशों पर क्या है, कब्जा कर लिया था। तो अफ्रीका एक गरीब महाद्वीप था और उन महाद्वीप में छोटे छोटे देशों पर क्या है, वो अपना कब्जा जमा लिया था यूरोपीय शक्ति ने। 19वीं सदी आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र है ये। अब देखो आप आगे अपन बात करेंगे, ये देखो बॉक्स दे रखा है यहाँ पर, क्या समझाना चाहता है एक पत्रकार है, ये आप पढ़ लेना, हेल्डा है ना।
हाँ, तो इसमें मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और इनकी टोली इलस्ट्रेटेड, ये लंदन न्यूज़ का चित्र दे रखा, देखो बंदूकें हाथ में ले रखी है ना। तो गरीब देश के लोग है, रक्षा करने के लिए वो इकट्ठा हुए कबीले है, वो लड़ाई लड़ने के लिए औपनिवेशिक ये जो बाहरी शक्तियाँ यूरोप जैसी, तो उनसे वो सामना करने के लिए लड़ाइयाँ वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह मित्रों आपको आगे का भाग अपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।